इजराइल के अश्कलोन में एक बड़ा रॉकेट हमला हुआ है। हमास ने कुछ देर पहले दर्जनों रॉकेट फायर किए। कई रॉकेट रिहायशी इलाकों में जाकर गिरे हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाइडेन प्रशासन से जुड़ी हुई बाइडेन प्रशासन का सनसनीखेज ऐलान सामने आया है। यूक्रेन युद्ध के लिए अब नहीं दे सकते और पैसे। यूक्रेन युद्ध के लिए खत्म हो गया है बजट, ये कह दिया है व्हाइट हाउस ने। साफ तौर पर यूक्रेन को हरी झंडी दिखा दी है कि अब बजट और नहीं है। जो बजट सैंक्शन किया गया था वो बजट खत्म हो गया है। बेंजामिन का लेकिन 3S क्या है ये वो भी आपको बताते हैं। बेंजामिन का 3S एक ऐसा प्लान जिससे हमास की कमर टूट जाएगी, गाजा से बंधकों को छुड़ाना आसान हो जाएगा और इजराइल का मिशन पूरा होगा। गाजा में अब विध्वंस का ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसमें चारों दिशाओं से हमास के सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। गाजा के किसी भी इलाके को बख्शा नहीं जा रहा है और बारूद की ऐसी बरसात हो रही है कि लगता है गाजा कुछ ही दिनों में सिर्फ मलबों का अंबार बन जाएगा। सिर्फ 24 घंटे में ही गाजा में 700 लोगों की मौत हो गई है। गाजा में ऐसा रक्तपात देखकर लग रहा है कि दुनिया से फिलिस्तीन नाम का सूर्यास्त तय है। इजराइल के टारगेट पर कई कैंप हैं, हमास के कमांडर और हेडक्वार्टर भी हैं। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन ट्रिपल एस। ऐसा मिशन जिसमें 3 प्राइम टारगेट हैं और तीनों का कोड है एस। एक तरफ इस मिशन के लिए ग्राउंड फोर्स और वायुसेना ने टारगेटेड हमले शुरू किए हैं, तो वहीं गाजा में सबसे बड़े विध्वंस का दौर भी शुरू हो गया है। गाजा के पूर्व से पश्चिम तक हवाई हमले हो रहे हैं। उत्तर और दक्षिणी इलाका भी दहल रहा है। गाजा का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जिसे सेफ जोन कहा जा सकता है। यही वजह है कि सिर्फ 24 घंटे में 700 लोगों की मौत हुई है। गाजा में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमले की शुरुआत की थी। उस दौरान लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागे थे, लेकिन अब दक्षिणी गाजा पर बम बरस रहा है। उत्तरी गाजा की तरह ही यहां ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत भी हो गई है। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा के सभी हिस्सों में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। खान यूनिस को घेरने के लिए सेना आगे बढ़ रही है। सेना ने खान यूनिस इलाके को खाली करने का फरमान सुनाया है। दक्षिणी गाजा से लोग मिस्र की सीमा की तरफ भाग रहे हैं। सेना के लिए चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि दक्षिणी गाजा में करीब 23 लाख लोग मौजूद हैं और इतनी बड़ी आबादी के बीच इजरायली आर्मी को ट्रिपल एस मिशन को कामयाब बनाना है। हवा और जमीन के अलावा समंदर से भी हमास पर हमले की शुरुआत कर दी गई है। इजरायली आर्मी को साउथ गाजा के जिन इलाकों में हमास के ठिकाने होने की जानकारी है, वहां ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। यह गाजा का सुप्रीम कोर्ट है। इजरायली सेना ने कोर्ट की इमारत को भी मलबे में तब्दील कर दिया। इन हमलों से जाहिर हो रहा है कि इजराइल का मकसद गाजा के एक बड़े हिस्से को समतल मैदान बनाना है। ऑपरेशन ट्रिपल एस के तहत कामयाबी की पहली तस्वीर भी जारी की गई है। यह तस्वीर हमास के शाती बटालियन के कमांडर की है। इजराइल ने इसे हवाई हमले में मारने का दावा किया है। शाती बटालियन के इस कमांडर का नाम हैतम खुवाजरी है। इजरायली खुफिया एजेंसी ने इसकी जानकारी भेजी थी। ठिकाना पता चलने के बाद वायुसेना ने हवाई हमला किया।
इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के बाद इजराइल की आर्मी ने शाती रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इजरायली सेना ने हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया है। इजराइल के ऑपरेशन ट्रिपल एस में इसे बड़ी कामयाबी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हैतम खोबाजरी अल शिफा अस्पताल में कमान संभाल रहा था। 7 अक्टूबर के हमले का नेतृत्व करने वालों में शामिल था। इजराइल के खिलाफ गाजा से हो रहे हमलों में शामिल था। आगे बढ़ने से पहले अब आपको इजराइल के ऑपरेशन ट्रिपल एस के बारे में बताते हैं। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन ट्रिपल एस शुरू हो चुका है। इसमें पहला एस सिनवार को खत्म करने का कोड है, दूसरा एस शाती बटालियन का कोड है और तीसरे एस का इस्तेमाल शुजाया कैंप इलाके के लिए किया गया है, जो कि हमास का एक बड़ा ठिकाना है। इजराइल के टारगेट पर याह्या सिनवार है। ये गाजा में हमास का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमले हुए, सबकी साजिश तैयार करने वाला मास्टरमाइंड भी यही है। यही वजह खान यूनुस को सिनवार का ठिकाना माना जाता है और वहां बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। शाती बटालियन हमास का ही एक हिस्सा है जिसमें खतरनाक लड़ाके हैं। ये उत्तर पश्चिमी गाजा में सक्रिय हैं। शाती रिफ्यूजी कैंप को इनका सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है। गाजा पर हमले के बाद से अब तक 200 लड़ाकों की मौत हो चुकी है। इजराइल का दावा है कि तमाम रिफ्यूजी कैंप हमास के ठिकाने हैं। यही वजह है कि अब जबालिया कैंप के साथ शुजाया कैंप को टारगेट किया गया है, यानी आबादी वाले इस इलाके में जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई है। सिनवार इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है क्योंकि सिनवार की वजह से बंधकों की रिहाई नहीं हो पा रही है और हमास के हौसले बुलंद हैं। इजरायली सेना की कोशिश है कि सिनवार को खत्म किया जाएगा ताकि हमास लड़ाकों की रणनीति बनाने वाला कोई न बचे। खान यूनिस इलाके में सिनवार के कई ठिकाने हैं, इसलिए यहां की एक इमारत को गिराया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। खान यूनिस में हमास का हेडक्वार्टर गिराया गया। सेकेंड फेज में 10,000 एयर स्ट्राइक की जा चुकी हैं। खान यूनिस को पूरी तरह से खाली करा लिया जाएगा। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना जिस तरह से जेनिन ब्रिगेड को खत्म कर रही है, ठीक उसी तरह हमास से जुड़ी शाती बटालियन गाजा में मौजूद है। शाती से जुड़े लड़ाके ही इजरायली सेना पर जगह जगह हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि हमास की इस टुकड़ी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यही वजह है कि जबालिया कैंप, शाती रिफ्यूजी कैंप और शुजाया कैंप के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की जा रही है। इजराइल भले ही गाजा पर प्रचंड प्रहार कर रहा है, लेकिन हमास के हौसले कम नहीं हुए हैं। हमास ने ऐलान किया है कि इजराइल से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। हमास ने इजराइल को भयंकर युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। हमास ने इजराइल को हर हमले की कीमत चुकाने की धमकी दी है। माना जा रहा है कि हमास के पास हथियारों का बड़ा जखीरा पहुंचाया जा चुका है या फिर पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान हमास को ड्रोन देने वाला है। हमास अब इजराइल पर रॉकेट प्रहार की जगह ड्रोन से हमला कर सकता है। ईरान के नए हथियारों की वजह से ही हमास इजराइल को धमकी दे रहा है। गाजा से इजराइल पर लगातार ड्रोन हमले की कोशिश हो रही है।
इस देरोत इलाके में ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। इजरायली सेना ने सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। हमास के लड़ाके अल यासीन 105 मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजा में इस मिसाइल से इजराइल के एक मरकावा टैंक को उड़ा दिया गया। दक्षिण गाजा का ऑपरेशन उत्तर से भी भयंकर होने की आशंका है, क्योंकि यहां जनसंख्या ज्यादा है और इजराइल ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि दक्षिण गाजा में उत्तर से ज्यादा बारूद इस्तेमाल करना होगा। हालांकि अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल को संयम बरतने की सलाह दी है, लेकिन माना जा रहा है कि सीज फायर के दौरान अमेरिका और इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक पर रणनीति फाइनल कर चुके हैं और आशंका है कि इस बार हमास की सफाई के साथ ही गाजा पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा होगा और वेस्ट बैंक की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह इजराइल की सेना के हवाले कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास की सुरंग के खिलाफ अभियान जारी है। गाजा में 30 सुरंगों की एंट्री को बंद कर दिया गया है। सुरंगों को तलाश कर बंद करने का मिशन तेज कर दिया गया है इजराइल द्वारा। पिछले 3 घंटों से सुरंग बंद करने का काम जारी है। पहले उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ और इसके बाद नॉर्थ गाजा आईडीएफ के टारगेट पर है। मगर इसी बीच गाजा में सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन इस युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना भी पूरे एक्शन में थी। और जानते हैं, इस दौरान आईडीएफ ने भले ही गोला बारूद न बरसाया हो, मगर सैन्य स्ट्रक्चर से गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। सेंट्रल गाजा में पूरब से पश्चिम तक 5 फीट गहरी सुरंग, सड़क और सैन्य बेस बनाकर, और जानते हैं आईडीएफ के इस सीक्रेट मिशन को सैटेलाइट कैमरे ने कैप्चर भी किया। तो क्या बेंजामिन कर चुके हैं गाजा विलय की शुरुआत? आखिर क्या है सैटेलाइट से मिले साक्ष्य? देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सत्तावन दिनों से गाजा पर आईडीएफ का बारूदी तांडव जारी है। 57 दिनों से गाजा का कोना कोना धधकना जारी है। 57 दिनों से हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारना जारी है। आखिर गाजा का विनाश कब थमेगा? इजरायली सेना का बारूदी इंतकाम कब पूरा होगा? इस पर तो सस्पेंस बरकरार है। मगर इसी बीच गाजा से तस्वीरों की शक्ल में कुछ ऐसे सबूत आए हैं जो नेतन्याहू के फाइनल वॉर प्लान का ब्लूप्रिंट है। जी हां, सैटेलाइट कैमरे में गाजा की कुछ तस्वीरें कैप्चर की गई हैं। इन तस्वीरों को 24 से 30 नवंबर के बीच लिया गया है। 6 दिनों के अंदर गाजा में आईडीएफ ने सैन्य स्ट्रक्चर तैयार किए। सेंट्रल गाजा में 5 फीट गहरी खाई और सड़कें तैयार की। इसके अलावा गाजा के तटीय इलाकों में बेस कैंप तैयार किए। सैटेलाइट तस्वीरें कैप्चर करने वाली एक एजेंसी ने इन तस्वीरों को मीडिया हाउस के जरिए जारी किया और यह दावा किया कि 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच युद्ध विराम के दौरान इजरायली सेना ने गाजा में युद्ध स्तर पर काम किया, जिनके गवाह हैं सैटेलाइट कैमरे में कैद ये तस्वीरें। अब सवाल यह है कि सेंट्रल गाजा में आईडीएफ ने सैन्य स्ट्रक्चर क्यों तैयार किया? क्यों ट्रेंच, सड़कों और सैन्य अड्डों को तैयार किया? क्या इसके पीछे इजरायली सेना का बहुत बड़ा प्लान है? पहले आप ये जान लीजिए, आखिर 24 से 30 नवंबर के बीच सेंट्रल गाजा में आईडीएफ की तैयारी और एक्शन प्लान क्या था?
24 से 30 नवंबर के बीच सेंट्रल गाजा की सैटेलाइट तस्वीरों में जो कैद हुआ वो बेहद ही सन्न कर देने वाला था। दरअसल इजराइल बॉर्डर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है गाजा का जोहोर अद-दिक इलाका। और जानते हैं, जोहोर अद-दिक इलाके से पश्चिम की तरफ करीब 1.8 किलोमीटर तक 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है। जोहोर अद-दिक से गाजा पट्टी के बीचों बीच जो खाई खोदी गई है वो भूमध्य सागर की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी। वहीं 30 नवंबर को उसी सेंट्रल गाजा की जब तस्वीर कैप्चर की गई तो उस दौरान जोहोर अद-दिक से बनाई गई खाई करीब 2.7 किलोमीटर लंबी थी और भूमध्य सागर के तटीय इलाके तक फैली हुई नजर आई। हैरानी इस बात की है कि जोहोर अद-दिक इलाके से भूमध्य सागर तक सिर्फ ट्रेंच ही नहीं बल्कि उसके ठीक पास एक सड़क भी बनाई गई, उतनी ही लंबी और भूमध्य सागर के मुहाने तक। जोहोर अद-दिक से पश्चिमी गाजा के तटीय इलाके तक मौजूद ये सड़क सेंट्रल गाजा के बीचों बीच बनी है और ये सीधे तौर पर गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट रही है। इतना ही नहीं, भूमध्य सागर से सटे गाजा के तटीय इलाके जहां ट्रेंच और रोड जाकर खत्म हो रही है, वहां इजरायली सेना ने बेस कैंप भी तैयार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में आईडीएफ के कई सारे टेंट बने हुए दिखाई भी दे रहे हैं। सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना के सैन्य स्ट्रक्चर को कम आंकने की गलती करना हमास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि असल में नेतन्याहू का प्लान गाजा से हमास का खात्मा नहीं बल्कि गाजा पर पूर्ण रूप से कब्जा है। गाजा पट्टी का इजराइल में विलय करना है ताकि फिर से हमास जैसा संगठन गाजा में न बन पाए। फिर से गाजा की तरफ से इजराइल पर खतरा न मंडराए। और अपने ताजा बयान में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा विलय का ऐलान भी कर दिया है। मैं ओस्लो वाली गलती को फिर नहीं दोहराऊंगा। अब गाजा में न ही फिलिस्तीन का शासन होगा और न हमास का कंट्रोल होगा। तो क्या गाजा पर इजराइल का शासन होगा? क्या गाजा पर नेतन्याहू की हुकूमत चलेगी? दरअसल सेंट्रल गाजा में पूरब से पश्चिम तक आईडीएफ ने गहरी खाई, सड़क और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर गाजा को 2 हिस्सों में बांटकर एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि अब गाजा के कुछ इलाके आईडीएफ के कंट्रोल में होंगे, यानी परमानेंट ठिकाने, और कुछ इलाके बफर जोन बनेंगे। और इसके लिए आईडीएफ युद्ध स्तर पर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। मसलन गाजा में अब तक 500 सुरंगों को बंद किया गया है। 800 से ज्यादा टनल शाफ्ट को तहस नहस किया गया है। इसके अलावा हमास के 400 ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। हमास की सुरंगों को तबाह करने के बाद इजरायली सेना D9 बुलडोजर के जरिए पूरे इलाके को समतल मैदान में तब्दील कर रही है। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि हमास की सुरंगें आईडीएफ जवानों के लिए काल साबित हो रही हैं। यकीन ना हो तो गाजा से सामने आए इस वीडियो को देखिए। यकीनन ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, मगर सच तो ये है कि कैसे हमास की सुरंगें आईडीएफ जवानों के चीथड़े उड़ा रही हैं, कैसे पलक झपकते ही उन्हें मौत के घाट उतार रही हैं। आईडीएफ का जवान जैसे ही टनल में झांकता है, जोरदार ब्लास्ट होता है और उस जवान का शव चीथड़े चीथड़े हो जाता है। बस इसी तरह की वारदात ना हो, इसके लिए इजरायली सेना हमास की सुरंगों को न्यूट्रलाइज कर रही है और सेंट्रल गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है ताकि वक्त आने पर गाजा का विलय इजराइल में कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
गाजा से। गाजा में हमले का विध्वंसक वीडियो सामने आया है। गाजा के रिहायशी इलाके पर हमला किया गया है। एक घर के ऊपर गिरी है मिसाइल, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजरायली सेना गाजा में मचा रही है चौतरफा तबाही। अभी अभी कुछ देर पहले हुआ है ये हमला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है गाजा के इलाकों पर, और ये हमला अभी से कुछ देर पहले किया गया है। ये कुछ देर पहले हुआ हमला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल युद्ध में फंसा हुआ है तो अमेरिका का वर्चस्व भी खतरे में है। हमास की तरह हूती ने ऐलान कर दिया है कि वो लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर तब तक अटैक करता रहेगा जब तक गाजा पर हमला नहीं रुकेगा। हूती ने 24 घंटे में 4 शिप पर हमले करके अपने खतरनाक इरादे जाहिर भी कर दिए हैं। अब बारी अमेरिका की है। अगर अमेरिका पलटवार करता है तो अरब में महायुद्ध की चिंगारी सुलगने लगेगी और अरब जलने भी लगेगा। लाल सागर में फिर बारूदी जलजला उठा। फिर से तबाही की दस्तक हुई। फिर से इसके लिए जिम्मेदार हूती। लेकिन अब की बार हालात काफी संजीदा हो चुके हैं। क्योंकि अब हूती सीधे अमेरिका से टकराया। जो अभी तक कारोबारी जहाजों को निशाना बना रहा था, उसने अमेरिकी वॉरशिप को टारगेट करके अपने खौफनाक इरादे जाहिर कर दिए। ये उसी अमेरिकी वॉरशिप की तस्वीर है जिस पर हूती ने मिसाइल अटैक किया। हमले के बाद शिप में आग लग गई। आग लगने के बाद शिप डूबने लगा। इस वीडियो को खुद हूती की तरफ से जारी किया गया है। रेड सी के अलावा फारस की खाड़ी में भी अमेरिकी बोट पर ड्रोन से अटैक किया गया। इस हमले के पीछे भी हूती का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि खुद हूती ने इस वीडियो को जारी किया है। एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत पर हूती लड़ाकों ने हमला किया, दूसरी तरफ लाल सागर से गुजर रहे इजरायली कारोबारी शिप पर भी मिसाइल दागी गई। इसके अलावा ब्रिटेन के एक शिप पर रॉकेट स्ट्राइक की गई। तीनों ही जहाजों पर बॉब अल मंडेब स्ट्रेट के पास हमला किया गया, जहां हूती लड़ाकों ने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि इन हमलों के बीच कुछ ही घंटों का अंतर रहा, यानी हूती इस तरह के हमले की तैयारी करके बैठा था। वैसे भी हूती ने पहले ही कह दिया था कि लाल सागर में पश्चिमी देशों के आने पर बैन है। अगर आते हैं तो खामियाजा उठाना पड़ेगा। इससे पहले हूती ने 2 कारोबारी जहाज को हाईजैक भी कर लिया था और हमले तेज करने की धमकी भी दी थी। अब अमेरिका ने भी पलटवार शुरू कर दिया है और हूती के कई ड्रोन मार गिराए हैं। डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने से अमेरिका ने बड़ा हमला नाकाम कर दिया, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। क्योंकि हूती न सिर्फ समंदर में जहाजों पर हमले कर सकता है, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइल अटैक करेगा। यानी लाल सागर धधकने वाला है, जिसमें सीधे तौर पर अमेरिका शामिल होगा।
जो अभी तक गाजा में उतरने से बच रहा था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अरब में बड़े युद्ध का एपिसेंटर लाल सागर बनने जा रहा है। पेंटागन ने कहा कि अब उसे इस हमले का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और अब हर हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने जहाजों का रूट भी बदल दिया है ताकि हूती के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। अब अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन ने एक साथ हुंकार भरी और उनके निशाने पर वो तमाम ईरानी प्रॉक्सी हैं जो मिडिल ईस्ट में पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए हैं। हमास हिजबुल्लाह के बाद हूती ज्यादा हमलावर हो रहा है। उसने समंदर में कोहराम मचाया हुआ है। खासतौर से रेड सी से अहम कारोबारी रूट पर कब्जा कर लिया है। इसका असर यह होगा कि नए रूट से जहाज ले जाने पर ट्रांसपोर्ट ज्यादा महंगा हो जाएगा, जबकि हूती ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ करके सैन्य ठिकाने बना लिए हैं, जो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती है। हमास के इजराइल पर अटैक के बाद हूती भी हमलावर हो चुका है। शेबा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है। लाल सागर में हूती ने बड़ी तैयारी इसी साल जून के महीने से शुरू कर दी थी। लाल सागर में यमन के पास पड़ने वाले कामरान आइलैंड पर हूती ने मिलिट्री बेस बना लिया, जिस पर 2 रडार लगाए जिससे शिप की लोकेशन जान सके। साथ ही शिप पर हमले के लिए कॉन्ट्रैक्ट बोट और सी ड्रोन भी तैनात कर दिए। कामरान से कुछ दूरी पर अतुफाश आइलैंड पर एक और मिलिट्री बेस बनाया, जहां मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड तैयार किए। पिछले 24 घंटे में इसी बेस से शिप पर अटैक किए गए हैं। इससे यमन की जमीन पर हूती ने अल लुहाया बेस बनाया है, जहां हूती लड़ाकों का ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है। इसी तरह यमन के अल सलीफ पोर्ट को हूती ने अपने कंट्रोल में लिया है। इसी पोर्ट पर हूती ने हाईजैक किए शिप को रखा हुआ है। हूती के हमलों को देखते हुए अमेरिका भी पलटवार को तैयार है। उसने लाल सागर के पास वाले सैन्य बेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। जॉर्डन में उसके 2 बेस हैं, जहां 3000 सैनिक तैनात हैं, जबकि सऊदी अरब में 5 बेस हैं, जहां 3000 सैनिकों की तैनाती है। बहरीन में 3 बेस हैं अमेरिका के, जहां 7000 सैनिक तैनात हैं। इसी तरह कतर में 1 बेस है, जहां 13000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जबकि यूएई में 3 बेस पर 5000 सैनिक हैं। ओमान में 6 बेस और 600 सैनिक मौजूद हैं। कुल मिलाकर लाल सागर पर हूती को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक तैयार हैं। अमेरिका लाल सागर में भीषण रक्तपात की तैयारी कर चुका है। हूती के हमलों का जवाब 2 स्तर पर देने को तैयार है। जमीनी जंग में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों का काम तमाम करने की रणनीति है, जैसे इजराइल हमास और हिजबुल्लाह पर कर रहा है। दूसरी तरफ लाल सागर में हूती के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अमेरिका नेवल फ्लीट भेजने का फैसला कर सकता है। इतना ही नहीं, इराक और सीरिया में अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान समर्थित संगठनों के ठिकानों पर हमले करने में जुट गए हैं। यानी जंग के 3 सेंटर बन चुके हैं। गाजा पट्टी वॉर सेंटर, लाल सागर वॉर सेंटर, सीरिया इराक वॉर सेंटर। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर हालात लाल सागर में है, जहां हूती लगातार पश्चिमी देशों को ललकार रहा है। खास बात यह कि हूती की तरफ से रेड सी में पहुंचे वॉरशिप को धमकी दी जाती है, उसके बाद हमला होता है। दरअसल ईरान ये जानता है कि लाल सागर में ही अमेरिका सबसे कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि वो एक बड़ा कारोबारी रूट है जहां तनाव पैदा होने से बड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।
इस बीच हूती की तरफ से कहा गया है कि हमने लाल सागर में अमेरिका इजराइल के जहाज आने पर रोक लगाई है। वो तभी हटेगी जब गाजा पर इजराइल के हमले रुक जाएंगे। हालांकि अमेरिका को लगता है कि वो लाल सागर में सऊदी अरब की मदद से कारोबारी रूट खुलवा लेगा, लेकिन पूरे 9 महीने बाद ईरान और सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सुरक्षा में सहयोग करने के लिए भी हामी भर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका को करारा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेबनान में इजराइल का हवाई हमले में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर नष्ट हो गया है। फाइटर जेट और ड्रोन से हमला जारी है। सीज फायर के पीछे हमास का मकसद था हथियार जुटाना, जो पूरा हो चुका है। इसका परिणाम भी अब नजर आने लगा है। हमास ने इजराइल पर थर्मोबैरिक बॉम्ब से हमला किया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमास ने सजुन मिसाइलों का भी बड़ा स्टॉक इकट्ठा कर इजरायली ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया है। इधर इजराइल ने गाजा के रण में अपनी बद्दू बटालियन को उतारा है, जो हमास लड़ाकों और उसके हथियार डिपो को चुन चुनकर ध्वस्त कर रही है। इजराइल की बद्दू बटालियन कितनी खतरनाक है और कैसे ये हमास लड़ाकों का काल बन सकती है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। يوم الاتجاه وصل وانتم كفار حماس. इजराइल गाजा को हमास की मृत्युशैया बनाने के लिए कदम बढ़ा चुका है। तो हमास इजराइल को तहराने के लिए पूरी तरह रिचार्ज हो चुका है। सीधे शब्दों में कहें तो गाजा जंग का सबसे बुरी चैप्टर शुरू हो चुका है। एक ऐसा दौर जो 7 अक्टूबर से जारी इस रण में कभी न भूलने वाली रक्त चरित्र कथा लिखने वाला है। हमास ये साफ कर चुका है कि इजराइल में 7 अक्टूबर जैसे हमले होने अभी बाकी हैं, जिसके लिए हमास ने खुद को पूरी तरह से रिचार्ज कर लिया है। इधर आईडीएफ ने गाजा में अपनी सबसे खूंखार ब्रिगेड को उतार दिया है। इस ब्रिगेड को खास तौर पर हमास के समूल नाश के लिए तैयार किया गया है। इजराइल की महासंहारक ब्रिगेड कौन सी है और कैसे गाजा में हमास की अंतिम कथा लिखेगी, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमास के उस जखीरे के बारे में बताते हैं जिसने इजराइल में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। थर्मोबैरिक बम, राजुम मिसाइल सिस्टम, विध्वंस के वो 2 हथियार हैं जो इजराइल में तबाही मचा रहे हैं, इजराइल की धरती को दहला रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हीं हथियारों के दम पर हमास 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। धमाके के साथ धधकता हुआ आग का गोला, हवा में दहकता हुआ पवनगढ़, हवा को जलाने और इंसान को तड़पाने वाले इस बम का नाम है थर्मोबैरिक बम, जिसके हर ब्लास्ट के बाद जमीन कांपने लगती है। दुनिया भर में प्रतिबंधित ये बम अब हमास को मिल चुका है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस से ईरान होते हुए थर्मोबैरिक बम हमास लड़ाकों तक पहुंचे हैं और हमास इसका इस्तेमाल भी इजराइल में शुरू कर चुका है। दावा है कि हमास ने इजराइल पर थर्मोबैरिक बम से हमला किया है। यह बम शाहेद 136 ड्रोन से इजराइल के एक शहर पर गिराया गया। यह बम इजराइल में कहां गिराया गया और इसने कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है।
हालांकि ये साफ है कि थर्मोबैरिक बम के दम पर हमास इजराइल में भीषण तबाही मचा सकता है। इधर हमास ने राजूम मिसाइल सिस्टम का नया स्टॉक तैयार कर लिया है। ये वही मिसाइल सिस्टम है जिसे हमास ने 7 अक्टूबर को हमले के दिन इस्तेमाल किया था। राजूम मिसाइल का स्टॉक रिचार्ज होते ही हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में कई बार हमास इजराइल पर राजूम मिसाइलें दाग चुका है। हमास का दावा है कि उसने किबुत्ज में 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। सबसे ज्यादा हमले किबुत्ज के जाकिम में किए गए। जाकिम में इजरायली सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। राजूम मिसाइल सिस्टम को हमास ने गाजा में ही तैयार किया है। 144 mm के शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम के जरिए ही 7 अक्टूबर के दिन हमास ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया था। इन मिसाइलों का बड़ा जखीरा एक बार फिर तैयार होते ही हमास ने इजराइल पर भीषण वार शुरू कर दिया है। हमास के भीषण हमलों के बीच गाजा में इजराइल की सबसे भीषण यूनिट भी उतर चुकी है। इजराइल का दावा है कि ये यूनिट गाजा में हमास का काल साबित होगी। يوم الاتجاه وصل इस वीडियो में बंधक बने नजर आ रहे हमास के लड़ाके हैं जिन्हें इजराइल की गडसर यूनिट ने पकड़ा है। दावा है कि गडसर यूनिट के जवानों ने इन लड़ाकों को जबालिया कैंप के टनल से पकड़ा, जिसके बाद हमास के लिए चेतावनी जारी की। يوم الاتجاه وصل وانتم كفار حماس انتم تدفعوا الثمن. بسم الله ورسول محمد نوصل وندور عليكم على الغلط اللي سويته اللي انقتلوا البدو وسحبنا اليهود. गडसर गाजा के रण में उतरी इजराइल की सबसे घातक ब्रिगेड है, जिसे खास तौर से हमास की सुरंगों में ऑपरेशन के लिए उतारा गया है और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। गडसर ब्रिगेड के जवान चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को टारगेट कर रही हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रही हैं। आईडीएफ के गडसर यूनिट नाहल ब्रिगेड की स्पेशल यूनिट है। साल 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। ये खुफिया इनपुट इकट्ठा करने में माहिर है। आमने सामने के जंग में इसका कोई मुकाबला नहीं। गडसर यूनिट के जवानों को सुरंग युद्ध में महारत हासिल है। इजराइल की गडसर यूनिट में 2000 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। खास बात यह है कि इस यूनिट में शामिल होने वाले जवान यहूदी नहीं, बेडोइन होते हैं। दरअसल 1945 से पहले बेडोइन खाना बदोशों की तरह जीते थे। 1945 में यहूदियों ने फिलिस्तीन में बेडोइन को बसाना शुरू किया ताकि संघर्ष के दौरान वो यहूदियों की मदद कर सकें। 1948 से 1949 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान बेडोइन ने अरब देशों के खिलाफ युद्ध लड़ा। 1950 में बेडोइन को इजराइल ने अपनी मान्यता दी। इजराइल में बेडोइन की आबादी 2,10,000 से ज्यादा है। इजराइल की स्थापना के वक्त से ही बेडोइन इजराइल के लिए लड़ रही है। ये सीमा की सुरक्षा से लेकर इजराइल के खुफिया ऑपरेशंस तक को अंजाम देते हैं। युद्ध कौशल में माहिर इन सैनिकों को अब गाजा के रण में उतारा गया है, जो गाजा में हमास का खात्मा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। फिर रिपोर्ट TV9 भारत। गाजा रण के बीच उत्तरी बॉर्डर पर इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। यहां हिजबुल्लाह ने अब आर पार का फैसला कर लिया है। बीते 3 दिनों से हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल के सरहदी इलाकों को दहला रहे हैं, इजराइल की चौकियों को ध्वस्त कर रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के इस आक्रामक रवैये के पीछे उसका नया कमांडर है, जिसने इजराइल के साथ सीधे जंग के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में इजराइल पर 2 फ्रंट वॉर का खतरा मंडराने लगा है। गाजा युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजराइल लेबनान बॉर्डर भी दहल उठा है।
बीते 3 दिनों से हिजबुल्लाह इजराइल के सरहदी इलाकों पर बारूद बरसा रहा है। गाजा जंग के दूसरे चरण में हिजबुल्लाह के हमले और ज्यादा भीषण और भी ज्यादा विध्वंसक होते जा रहे हैं। इन हमलों के पीछे है वो शख्स जिसकी हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर की हैसियत है और नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह में उसी का आदेश सर्वोपरि है। नाम नईम कासिम, पहचान हिजबुल्लाह का डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल। हिजबुल्लाह के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ने अब जंग की कमान खुद संभाल ली है। इजराइल पर गिरने वाली हर मिसाइल उसी के आदेश पर तबाही मचा रही है। नईम कासिम के मैदान में आने और जंग की कमान संभालने का संदेश बेहद साफ है। हिजबुल्लाह अब इजराइल के साथ सीधी जंग में उतरना चाहता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आपको नईम कासिम को पहचानना बेहद जरूरी है। नईम कासिम साल 1982 में हिजबुल्लाह की स्थापना में शामिल रहा। नसरुल्लाह के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखता है। साल 1992 से हिजबुल्लाह के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल के पद पर काबिज है। नईम कासिम के ओहदे से हिजबुल्लाह में उसके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है और उसके जंगी मैदान में आने का मतलब है हिजबुल्लाह अब इजराइल के साथ सीधी जंग चाहता है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है और इसका सबूत है हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले। यह वीडियो बीती रात का है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। दिन में भी हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली बॉर्डर पर आईडीएफ की साइट्स पर विध्वंसक प्रहार किए। अब जरा इस वीडियो में देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने हमला कर आईडीएफ के सर्विलांस सेंटर को तबाह कर दिया। लेबनान बॉर्डर की तरफ काफर किला बॉर्डर के पास भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आमने सामने की जंग जारी है। साफ है नईम कासिम ने इजराइल के खिलाफ अब सीधे तौर पर जंग छेड़ने का फैसला कर लिया है, जिसका ऐलान भी कुछ दिन पहले कर दिया था। नईम कासिम ने अपने एक बयान में कहा था, शक्तिशाली ईरान समर्थित समूह तैयार है। हम इजराइल के खिलाफ हमास का साथ देंगे। विदेशी शक्तियां हमें दूर रहने के लिए कह रही हैं। हिजबुल्लाह ने सामने आने का फैसला किया है। गाजा युद्ध के बीच अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ सीधी जंग छेड़ी तो इजराइल के लिए 2 फ्रंट वॉर पर लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा और इसकी वजह है हिजबुल्लाह के पास मौजूद हथियारों की बड़ी खेप। हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 से ज्यादा रॉकेट हैं। ईरान का फज्र 5 रॉकेट लॉन्चर भी हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। इसके अलावा ईरानी फतेह 110 मिसाइल भी हिजबुल्लाह के पास है। कैलिबर 1 मिसाइलें उसके हथियारों के जखीरे में शामिल हैं। हिजबुल्लाह के पास 122 mm कैलिबर की ग्रैड मिसाइल्स भी मौजूद हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा है। हिजबुल्लाह के ये वो हथियार हैं जो इजराइल के शहरों में कई किलोमीटर अंदर तक तबाही मचा सकते हैं, उसके शहरों को दहला सकते हैं। हिजबुल्लाह के एक्शन और तेवर से साफ है कि वो गाजा के रण को लेबनान तक फैलाने की तैयारी कर चुका है, जो इजराइल के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ इजरायली सेना गाजा में मौजूद हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है, वहीं इसके साथ साथ हमास की टॉप लीडरशिप को भी ठिकाने लगाने के लिए साउथ गाजा से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया है। और जानते हैं इस बार नेतन्याहू ने हमास की टॉप लीडरशिप के खात्मे का जिम्मा मोसाद को नहीं बल्कि इजराइल की ही सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट को दिया है। आखिर कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपे हमास के सीनियर लीडर और टॉप कमांडर का दी एंड होगा और क्यों बेंजामिन ने इंटरनेशनल ऑपरेशन की कमान शिन बेट को दी है, देखिए इस रिपोर्ट में।
इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन गाजा में जारी हो, मगर सच तो यह है कि पर्दे के पीछे नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ प्लान बी को भी एक्टिव कर दिया है। जानते हैं गाजा के अलावा अरब वर्ल्ड के बाकी देशों में गदर मचाने के लिए, हमास के टॉप कमांडरों को मौत के घाट उतारने के लिए नेतन्याहू ने अपने शातिर एजेंटों की ब्रिगेड को अरब के तमाम देशों में भेज दिया है। वैसे तो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से हर कोई वाकिफ है। मोसाद मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को कितनी आसानी से अंजाम देती है, यह भी हर कोई जानता है। मगर मोसाद की तरह इजराइल में एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका नाम है शिन बेट। और यकीन मानिए, मोसाद की तरह शिन बेट के भी शातिर एजेंट मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल इजरायली सिक्योरिटी एजेंट शिन बेट के चीफ का एक ऑडियो मैसेज सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको बता दें कि शिन बेट के सीक्रेट एजेंटों ने हमास की सीनियर लीडरशिप की हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है। हमास के टॉप कमांडर और बड़े नेता कहां छिपे हैं, कहां उनका ठिकाना है, इसकी पड़ताल भी करीब करीब पूरी कर ली गई है। इंतजार है तो सिर्फ सही वक्त का। जैसे ही मौका मिला, शिन बेट के खुफिया एजेंट पलक झपकते ही दुश्मन को मौत के घाट उतार देंगे। जिस तरह नेतन्याहू ने शिन बेट को ऑपरेशन ऑल आउट की जिम्मेदारी दी है, उससे यह साफ हो चुका है कि दक्षिण गाजा में मौजूद हमास के टॉप कमांडर तो मारे जाएंगे ही, बल्कि गाजा के साथ साथ दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपे बैठे हमास के नेताओं को मौत के घाट उतरना तय। हमास के टॉप कमांडरों का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मिचोंग तूफान का असर दिखने लगा है। अभी तूफान थोड़ी दूर है, लेकिन चेन्नई में अभी से बड़ी तबाही के संकेत मिलने लगे हैं। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगह की सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। विमानों की उड़ान भी रोक दी गई है। रेलवे लाइन पर भी पानी भर चुका है। अब तक चेन्नई में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। चेन्नई में चक्रवात आने से पहले तूफानी बारिश। रविवार की रात के बाद कई इलाकों में सैलाब जैसा हाल। चक्रवात मिचोंग के ट्रेलर को देखकर सरकार भी सतर्क है। माना जा रहा है कि मंगलवार का दिन कई इलाकों के लिए बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। फिलहाल रनवे डूबा हुआ है। रेलवे लाइन पर भी दरिया बह रही है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और बादलों की वजह से आसमान का रंग काला हो गया है। चेन्नई में तूफान मिचोंग की वजह से हर तरफ जिंदगी थमसी गई है। विमानों का टेक ऑफ मुश्किल है। ट्रेन चलाना भी खतरनाक होता जा रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी जम गया है। सोमवार को रात 11 बजे तक के लिए चेन्नई हवाई अड्डे पर आवाजाही बंद कर दी गई है। कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। चक्रवात मिचोंग की वजह से चेन्नई में भारी बारिश हो रही है। मिचोंग चक्रवात मंगलवार को दक्षिणी आंध्र प्रदेश में दस्तक दे सकता है, लेकिन उससे पहले मिचोंग उत्तरी तमिलनाडु तट तक पहुंच चुका है।
चेन्नई में पिछले 3 से 4 दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन रविवार को भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से चेन्नई शहर और आसपास के जिलों में कई जगहों पर पानी भर गया।